टाइट्रेशन हमारा टॉपिक चल रहा था। टाइट्रेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया। टाइट्रेशन क्या होती है? टाइट्रेशन इज अ मेथड और वी कैन से वॉल्यूमेट्रिक मेथड इन विच वी डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ सैंपल बाय यूजिंग स्टैंडर्ड और वी कैन से बाय यूजिंग नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। इसे हमने क्या बोला है? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में हम इतना पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। ये जो सॉल्यूशन है ये नॉन कंसंट्रेशन का है। ये कौन सा सॉल्यूशन है? नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? टाइट्रेंट। टाइट्रेंट इसे क्या बोलते हैं? सैंपल है ना, जिसकी कि हमें कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी है। ठीक है, ये क्या है? टाइट्रेंट। और इनके बीच में जैसे मान लो ये एसिडिक है और ये बेसिक है, तो एसिडिक और बेसिक जब इक्विवेलेंट होंगे, इस इक्विवेलेंस पॉइंट का पता हमें कैसे चलेगा? कलर चेंज से। किससे? कलर चेंज रिएक्शन से। तो ये जो कलर चेंज रिएक्शन है, ये कलर किसकी वजह से आएगा? कलर के लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा इंडिकेटर। क्या ऐड करना पड़ेगा? इंडिकेटर। तो हमने अब तक टाइट्रेंट की एक सेपरेट वीडियो देख ली, ठीक, इंडिकेटर की एक सेपरेट वीडियो देख ली। अब हम आज पढ़ने वाले हैं एरर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एरर। एरर। एरर क्या होता है? एरर की डेफिनेशन है डिफरेंस एरर we defined as the difference between the standard value and observed value मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू है और एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एरर। जैसे मान लो हमने अब तक देखा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि मान लो ये एसिड है जो एक सैंपल है जिसकी की कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है, तो इस एसिड की कंसंट्रेशन पता करने के लिए हमें नॉन कंसंट्रेशन बेस लगेगा। अभी देखो, अभी ये सॉल्यूशन है, ये एसिडिक है, जैसे ही हम इसमें बेस ऐड करेंगे ये थोड़ी देर बाद न्यूट्रल हो जाएगा। अगर मान लो हमने इसमें इंडिकेटर यूज़ कर लिया पीपी कॉपी मीन्स फिनोप्थलीन। एसिड में कौन सा कलर देगा? कलरलेस। बेस में पिंक। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये फिनोप्थलीन है, एसिड में कौन सा कलर देगा? कलरलेस रहेगा। तो अभी इस केस में जब इसमें एसिड है, ये रहेगा कलरलेस। पीएच कितना होगा एसिड का? लेस देन 7 होगा, कलरलेस रहेगा। जैसे ही इसमें बेस ऐड होगा ये सॉल्यूशन बन जाएगा न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और जिस कंसंट्रेशन पे मान लो 20 ml ये लग रहा है, ये भी 20 ml है, पूरा सॉल्यूशन ही 20 ml है, इसमें 20 ml हमने ऐड किया, तो ये 20 ml जब 20 ml के इक्विवेलेंट होगा, मतलब 20 ml एसिड जब 20 ml, या ऐसा पहले बेस को लिख लो, 20 ml बेस जब 20 ml एसिड के इक्विवेलेंट होगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा? जिस पे एसिड और बेस इक्वल होंगे कंसंट्रेशन, और इस जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी बेस की क्वांटिटी है उतनी ही एसिड की लगी है। ठीक है, लेकिन हमें इस रिएक्शन में ये पता नहीं चलेगा कि 20 ml पे ये, मतलब इस 20 ml एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 20 ml बेस लगा है। इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? इंडिकेटर। और इंडिकेटर अभी कलरलेस है। न्यूट्रल जब सॉल्यूशन होगा, जब दोनों की कंसंट्रेशन न्यूट्रल होगी, बराबर होगी, तो भी ये सॉल्यूशन का कलर क्या रहेगा? कलरलेस रहेगा। जैसे ही इसमें एक बूंद और बेस की, तो ये सॉल्यूशन पहले एसिडिक था, फिर जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हुई, जितने ml ये सॉल्यूशन है उतना ही ml ये हुआ, तो न्यूट्रल हो गया। हमने उस पॉइंट को बोला इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, अब इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जब एक बूंद एक्स्ट्रा बेस की इस सॉल्यूशन में ऐड होगी, तो ये सॉल्यूशन कलर देगा पिंक। कौन सा कलर देगा? पिंक। और जब ये कलर पिंक देगा, हमें ये समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब जब हमें पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है, हम उस पॉइंट को बोलेंगे एंड पॉइंट। क्या बोलेंगे? एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट पे क्या होगा कि एसिड और बेस इक्वल होने के बाद, मतलब न्यूट्रल होने के बाद, एक बूंद ज़्यादा बेस की इसमें ऐड होगी तो कलर चेंज होगा।
और इस एंड पॉइंट को हम बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू, क्योंकि हमें ऑब्जर्व कब होता है, जब हम देखते हैं जब कब, जब कलर चेंज होता है। एक्चुअल में एंड पॉइंट पे ही हमें एक्चुअल में हमें इक्विवेलेंस पॉइंट पे भी देखना था, लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट हमें समझ में नहीं आता है क्योंकि कलर चेंज नहीं होता है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा हमारा, स्टैंडर्ड वैल्यू, और एंड पॉइंट क्या होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। इन दोनों के बीच का जो गैप है, मतलब 20 ml और 21 ml पर कलर चेंज हुआ था, तो 20 और 21 के बीच का जो गैप है उसे हम बोलते हैं एरर। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एरर, है ना। क्या चल रहा है, एरर। एरर को आप ऐसा समझ सकते हैं, पहले हमने डेफिनेशन लिख रखी है, एरर इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। यही है ना फॉर्मूला इसका, किसका, एरर का। स्टैंडर्ड ऐसा समझो कि जैसे थ्योरेटिकली कोई वैल्यू है कि जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100, है ना। और आपने प्रैक्टिकल किया और आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो आ रहा है 90, तो फिर आप ये समझेंगे कि 90 आ रहा है, एक्चुअल में स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है 100, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है 90, मतलब एरर कितना आ रहा है 10। एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल है ना, मान सकते हैं एरर स्टैंडर्ड वैल्यू, जैसे मान लो 10th का हमारा 12th का रिजल्ट मान लो, 12th का रिजल्ट कितना था हमारा 100%, टोटल कितना था, स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी थी 100%, उसमें से हमारा रिजल्ट कितना आया, मान लो आपका आया था 80%, ठीक है, आपका 80% रिजल्ट था, तो एरर कितना हुआ, आप एरर देखेंगे तो 100 माइनस 80 इक्वल्स टू 20, तो 20% आपका एरर था, त्रुटि आपसे गलती कितने परसेंट हुई, 20%। 20% पे अगर आप ध्यान दे लेते, 20% पे अगर आप ध्यान दे लेते तो आपका रिजल्ट कितना हो जाता 100%, मैक्सिमम रिजल्ट आपका हो जाता, 80% नहीं रहता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी। देखो, एरर और एक्यूरेसी को अगर हम देखें, एरर की डेफिनेशन हमने देखी थी, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड वैल्यू। एक्यूरेसी की डेफिनेशन है कि द नियरनेस, और हम बोल सकते हैं कि क्लोजनेस, क्या बोल सकते हैं, क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड वैल्यू। एरर की डेफिनेशन है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच का गैप जो है, जो दूरी है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एरर। जितनी ज़्यादा दूरी होगी मतलब आपने उतना ही एरर, आपने त्रुटि कुछ ना कुछ गलतियाँ की है, इसलिए ज़्यादा दूरी आ रही है, रिजल्ट क्लोज होना चाहिए। और एक्यूरेसी क्या है कि क्लोजनेस और वी कैन से नियरनेस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। कि स्टैंडर्ड, मान लो वही एग्जांपल हम दोबारा ले लेते हैं कि आपका टोटल रिजल्ट 10th का कितना है 100 में से आपका 98% मान लो रिजल्ट आया है 10th का 98%, मतलब इसके बीच की दूरी कितना है, गैप कितना है 2%, तो एरर कितना हुआ इसका 2%, है ना। ये है स्टैंडर्ड वैल्यू और ये आपने ऑब्जर्व की है ना, ये क्या है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो स्टैंडर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच का जो गैप है, जो माइनस किया है हमने, गैप है, उसे हम क्या बोलेंगे, एरर। अब एक्यूरेसी क्या है, द नियरनेस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड वैल्यू, कि ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसके कितने करीब हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इसके कितने करीब हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जितने ज़्यादा करीब होगी उतना ही वो एक्यूरेट रिजल्ट होगा,
जितने ज़्यादा करीब होगी उतना ही क्या होगा रिजल्ट, एक्यूरेट। ठीक है, जितने ज़्यादा स्टैंडर्ड वैल्यू के ऑब्जर्व्ड वैल्यू नियर रहेगी, पास में रहेगी, रिजल्ट उतना एक्यूरेट होगा। और देखो ऐसा बोल सकते हैं कि जितना कम एरर रहेगा, एरर हम बोल लें कि जितनी गलतियां हमसे कम होगी उतनी ही एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। मतलब एरर की, अगर हम बोलें कि एरर की वैल्यू जितनी कम आएगी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। हमसे गलतियां कम होगी, हमारा रिजल्ट एक्यूरेट रहेगा। तो एक्यूरेसी समझ में आ रहा है। एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या है, द क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, ये है हमारी एक्यूरेसी की डेफिनेशन। एक टर्म और हम यूज़ करते हैं, वो है प्रेसीजन। वो टर्म क्या है, प्रेसीजन। प्रेसीजन, प्रेसीजन क्या है कि ऐसा बोल सकते हैं कि नियरनेस, इसमें था नियरनेस ऑफ दी, और वी कैन से क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड वैल्यू। ये होगा नियरनेस और क्लोजनेस, नियरनेस बिटवीन सेवरल मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी। मतलब देखो ये था कि एक एग्जैक्ट वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू, उसके कितने पास हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। इसमें यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू का कोई भी पार्ट या रोल नहीं है, यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू कोई नहीं है। आप तो प्रैक्टिकल करते जा रहे हैं, आपने बहुत सारे मेजरमेंट किए, सेवरल मेजरमेंट्स किए, उसमें सेम क्वांटिटी कितनी आई। आपने जो मेजरमेंट किया, जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है, उसमें सेम कितनी बार रिजल्ट आया। आपका रिजल्ट 100% आया, 100% में से 98% आया, यहाँ एक्यूरेसी नहीं है। यहाँ तो है कि कितने टाइम आपका सेम रिजल्ट आया। ठीक है, जितने टाइम आपका सेम रिजल्ट आया वो आपका प्रेसीजन है। एग्जाम्पल ऐसा आप समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं इसको सेम क्वांटिटी को वहाँ पे लिख देता हूँ, सेम क्वांटिटी। एग्जाम्पल आप देखिएगा, पहला एग्जाम्पल है, मान लो अगर हम मीन निकालें, मीन मतलब टोटल को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एन से, है ना, एन जितने हैं। मान लो 100% एक रिजल्ट है, 4 बच्चों का रिजल्ट हम बना रहे हैं। 100% 99.60% प्लस 99.70% प्लस 99.10%। इसको हम ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो मीन निकलेगा वो होगा 99.60%। क्या निकलेगा, 99.60%। परसेंट उसमें लगा लेना आप लास्ट में। तो इसमें अगर हम एरर निकालें तो एरर निकलेगा 100% माइनस 99.60% इज इक्वल्स टू 0.40%। ये क्या है, हमारा एरर है, अभी एरर निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी एक और इक्वेशन हम करते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सेम ये सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। क्वांटिटी वही रखी हमने 98.80, ठीक, प्लस परसेंट मान लेते हैं 98.82% प्लस 84% प्लस 98.82%। ये 4 वैल्यूज़ को हम डिवाइड करें 4 से, तो इसका मीन कितना निकलेगा, मीन इसका निकलेगा 98.82%। ठीक, अगर हम एरर निकालें, इसका एरर अगर हम निकालें तो कितना निकलेगा, 100 मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है,
98.82 स्टैंडर्ड वैल्यू 100% है, मैक्सिमम 100% है, स्टैंडर्ड वैल्यू 100% माइनस 98.82%, रिजल्ट इसका निकलेगा 1.18%। मतलब एरर इसमें कितना है, एरर इसमें है 1.18% और इसमें एरर कितना है 0.40। अब आप बताइए एरर ज़्यादा किस में है, एरर ज़्यादा इसमें है, एरर इसमें कम है। और जिसमें एरर कम होता है, जिस भी प्रैक्टिकल में एरर कम रहेगा उसमें एक्यूरेसी क्या रहेगी, ज़्यादा। एक्यूरेसी क्या रहेगी, ज़्यादा। इसमें क्या है, एक्यूरेसी क्या है, कम, एक्यूरेसी कम। अब अगर इसको प्रेसिजन के रिजम्बल में देख ले तो प्रेसिजन के लिए हमने क्या लिखा है, नियरनेस बिटवीन द सेवरल मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी। अब इसमें नियरनेस ऑफ सेम क्वांटिटी ऐसा हम बोल सकते हैं। ये मेजरमेंट हमने 4 बार किया है, अब 4 बार में सेम क्वांटिटी आई क्या, कोई सेम क्वांटिटी नहीं है इसमें, कोई भी सेम है क्या, नहीं है। मतलब यहाँ पे प्रेसिजन नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ज़्यादा है, प्रेसिजन यहाँ पे कम है। अब यही हम यहाँ देखें, यही प्रेसिजन के लिए नियरनेस बिटवीन सेवरल मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी, ये बहुत सारे मेजरमेंट है, इसमें सेम क्वांटिटी किसकी है, देखो 98.2 और 98.2 दो बार सेम क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे प्रेसिजन ज़्यादा होगा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, दीज आर द डिजिट्स ऑफ एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी है ना। क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो डिजिट यूज किए जाएंगे वो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये जैसे ये एरर के अंदर एक पॉइंट है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी हम समझेंगे कि ये क्यों दिया है एरर के अंदर, ठीक है। अब जैसे मान लो हमें ब्यूरेट से एक मिनट ब्यूरेट से 1 ml ड्रॉप वाइज हमें ऐड करना है कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। तो हम कितना ले सकते हैं, मान लो 20 ml लेना है तो हम 20 ml ले सकते हैं, क्योंकि ये कैलिब्रेटेड है 20 ml के लिए। आप इसमें 19.9 ml ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं, कोशिश कर लेंगे, ले भी सकते हैं आप 19.9 या कि 21.1 ml ये ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं। देखो ये 0.1 ml ज़्यादा है, 0.1 ml कम है, तो ये भी ले सकते हैं, ये भी हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन क्या ब्यूरेट से हम 20.00 ml या दूसरी कंसंट्रेशन में हम ये बोल दें कि 20.01 ml या 21.02 ml, क्या हम ये 2 डिजिट वाले कंसंट्रेशन ले सकते हैं ब्यूरेट से, नहीं ले सकते, क्योंकि उसके जो पॉइंट है वो 1 ml पे है। तो 1 ml ही आप उसमें काउंट कर सकते हैं, आप 1 ml या 20 ml तक ले सकते, 21.02 ml थोड़ा ले पाएंगे क्योंकि वो कैलिब्रेटेड नहीं। वैसे वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन पे मान लो आपको 20 mg के लिए वेइंग करनी है, 20 mg आप कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, ग्राम वाली भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने मेहनत कर भी ली तो क्या आप 20.00134 ग्राम इतना ले पाएंगे mg, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो कैलिब्रेटेड नहीं है, ठीक है। और ले भी सकते हैं तो उसकी ग्रेड होगी कि कौन सी क्वांटिटी वाला हमें वेइंग बैलेंस लेना है या इतने ml कौन से इंस्ट्रूमेंट से लेना है, तो उसके लिए ग्रेड हम देंगे। तो जो डिजिट्स से हम देंगे ग्रेड, वो डिजिट जो होंगे वो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर एक्यूरेसी, कि कोई कितना एक्यूरेट वेट दे सकता है या कितना एक्यूरेट वॉल्यूम में या मिलीग्राम में आप इससे क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आएगा अभी। सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा उसका, देखो वैल्यू मान लो 20 है, वैल्यू क्या है 20, तो उसका सिग्निफिकेंट नंबर होगा कितने नंबर इसमें 1 2, तो इसका होगा सिग्निफिकेंट नंबर 2। अब समझना आप बात, अब देखो जिस भी इंस्ट्रूमेंट का सिग्निफिकेंट नंबर 2 है, मतलब वो 2 डिजिट की क्वांटिटी या 2 डिजिट के ml या मिलीग्राम के लिए कैलिब्रेटेड है, ठीक है, 2 डिजिट के लिए। अब जैसे सिग्निफिकेंट नंबर किसका, अगर हम इसकी बात करें ब्यूरेट की, तो ब्यूरेट में आप 20 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 22 ले सकते हैं, मतलब 50 तक ले सकते हैं, 1 to 50,
ले सकते हैं ना, तो उसका सिग्निफिकेंट नंबर होगा 2, 3 नहीं होगा। अगर मान लो किसी कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वैल्यू हम रख देते हैं 21.3, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा 3, 1 2 3। अब मान लो दूसरा है एक और 21.02, इसका सिग्निफिकेंट नंबर, हाँ ये जीरो की वैल्यू भी है 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट नंबर होगा 4। समझ में आ रहा है। या कोई एक क्वांटिटी ऐसे ले लो 0.01, इसका सिग्निफिकेंट नंबर आप बताइए कितना होगा। अरे ये पॉइंट है, इसके बाद कितने डिजिट है 2, तो ये 2 होगा, ये 0 नहीं होगी, ये 0 तो ये जो डॉट है ना, ये डॉट है पॉइंट, इस पॉइंट को दिखाने के लिए ये 0 लगाया है, डेकोरेट करने के लिए। ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर होगा 0.001। या मान लो 2.02064। अब इसमें देखो, इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है। तो कोई मशीन है हमारे पास, एक वेइंग बैलेंस है जिसका सिग्निफिकेंट नंबर 6 है, मतलब वो इतनी क्वांटिटी, इतनी एक्यूरेसी के साथ इतनी क्वांटिटी को हम वेइंग कर सकते हैं, किससे, उस मशीन से। ठीक है, तो जिसका सिग्निफिकेंट नंबर ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, जिसका सिग्निफिकेंट नंबर कम होगा वो उतना कम एक्यूरेट होगा। बस